तो सबसे पहले राजीव जी, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही संक्षेप में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये मामला है क्या, क्योंकि आर्थिक मामले हमारे दर्शकों को भी कम समझ में आते होंगे और मुझे भी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते। इसलिए पहले तो ये क्या है मामला, ये भंडाफोड़ कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, इसमें अदानी पे कम और भारत सरकार पे ज़्यादा सवाल उठते हैं, पर मैं उस पे बाद में आऊँगा। पहले जैसा आपने कहा कि ये मुद्दा क्या है वो समझना ज़रूरी है। तो आपके दर्शकों को पहली चीज़ जो याद रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है, जो पावर प्लांट्स को पावर प्रोड्यूस करते हैं, वो जो आपके घरों में बिजली आती है उसमें 2 तरीके के कॉस्ट लगाए जाते हैं। एक रहता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा रहता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मेनली कोयला जो रहता है, जो कोयला एज ए फ्यूल यूज किया जाता है पावर प्लांट में, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट में आता है। और फिक्स कॉस्ट जो है वो मशीन पावर प्लांट बनाने में जो कॉस्ट लगता है उसमें यूज होता है। अब ये बेसिक फंडामेंटल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आज जो भांडाफोड़ हुआ है वो क्या हुआ है उस पर बताता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो आज रिपोर्ट लिखी है उसमें ये कहा है कि अदानी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट किया भारत के पावर प्लांट्स में सप्लाई करने के लिए ब्लेंडेड फॉर्म में, ठीक है, यानी कोल इंडिया के कोयले के साथ मिला के, या फिर अलग से भी। इंडोनेशिया का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कम रहता है तो वो डायरेक्टली भी यूज होता है, पर ऑस्ट्रेलियन कोल का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा रहता है तो उसको ब्लेंड करना पड़ता है। तो ये जो कोयला इंपोर्ट किया वो डायरेक्टली इंपोर्ट ना करते हुए 3 बीच में कंपनीज रखी गई, एक ताइपे में, एक दुबई में और एक सिंगापुर में। अब इन कंपनीज का नाम क्या था? ही लिंगोस ताइपे में, टॉरस कमोडिटीज जनरल ट्रेडिंग दुबई में और पैन एशिया ट्रेड लिंक्स सिंगापुर में। इन 3 कंपनी के जरिए अदानी ने पिछले 2 साल में जो है 43 मिलियन टन कोयला इंडिया में इंपोर्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा हाई लिंगोस जो कंपनी है जो ताइवान ताइपेई में है उससे मंगाया गया था 12.9 मिलियन टन का कोयला, और वो $2 बिलियन के आसपास था। इस कंपनी के जो मालिक है अगेन वही चैंग चुंग लिंग, जो एक चीनी नागरिक है, वो इस कंपनी के मालिक है, ताइपेई में इसका ऑफिस है। वही दूसरी जो कंपनी है टॉरस, ये अगेन मोहम्मद अली शब्बान अहली, जो ओसीसीआरपी ने अपनी रिपोर्ट में नाम डाला था, नासिर नाम था, अब ये मोहम्मद है। तो मोहम्मद अली शब्बान अली और नासिर अली शब्बान अली ये आपस में रिलेटिव है क्या मालूम नहीं, मतलब वो पता नहीं चल पाया। टॉरस से भी इन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर का कोयला मंगाया था। तो आप ये समझिए मोटा मोटी 15 से 16 हजार करोड़ का कोयला हाईलिंगोस से, और ये 14 से 15 हजार करोड़ का कोयला टॉरस से आया। तीसरी कंपनी जो थी वो है सिंगापुर की पैन एशिया ट्रेड लिंक। इससे भी अदानी ने 6.6 मिलियन टन कोयला इंपोर्ट किया, जिसका वैल्यू था 1.1 बिलियन डॉलर, यानी 10,000 करोड़ के आसपास का कोयला मंगाया गया। अब फाइनेंशियल टाइम्स ने जो इंडोनेशिया से कोयला निकला भारत के लिए वो प्राइस जो वहां के डाटा में है, और जो इंडिया में कोयला आया वो प्राइसेस को मैच किया, और उस टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का दाम कितना चल रहा था उसके साथ में इन दोनों डाटा को मैच किया, तो पता चला कि 30% यानी 20 से 30% के प्रीमियम पे, है ना, एवरेज ऑन एन एवरेज ये कोयला सप्लाई किया गया इंडिया में। इनफैक्ट मतलब कई कई जगहों पे तो 50% और उससे ज्यादा भी रहा है। तो मोटा मोटी ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि $5 बिलियन, यानी 80 रुपए का मैं एक डॉलर पकड़ूं, हालांकि ऊपर ही है, कैलकुलेशन के इजी हो जाए इसके लिए, तो 40,000 करोड़ का कोयला पिछले 2 साल में अदानी ने सिर्फ इन 3 कंपनीज के द्वारा मंगाया है। अब आप समझ लीजिए कि 40,000 करोड़ के कोयले में यदि 20 से 30% का प्रीमियम यानी ज्यादा प्राइसेस लिए गए हैं, जो एग्जिस्टिंग रेट चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट को हटाने के बाद भी, तो आप समझ लीजिए 40,000 करोड़ का 20% कितना हुआ, I mean 8,000 करोड़ के आसपास। तो 7 से 8,000 करोड़ रुपए जो है
उसके अंदर में फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि ओवर प्राइसिंग किया गया है। और गुजरात में ये इल्जाम लगाया है जो वहां की विपक्षी पार्टी है कि अकेले गुजरात में 13,800 या 13,500 करोड़ का कोयला अदानी ने सप्लाई किया है, जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस से उसको उसी टाइम में कंपेयर करें जब इंडिया में इंपोर्ट आया तो 9,000 करोड़ से ज्यादा की उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो अकेले महाराष्ट्र में गुजरात में ही 4 से 4,500 करोड़ का एक्स्ट्रा कोयला है। तो ये तो रही स्टोरी के ऊपर में फाइनेंशियल टाइम्स की। पर जो सबसे मजेदार बात है और जिसपे मेरे ख्याल से इस देश में लोगों ने बहस करना चाहिए वो ये है कि इस मामले को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 7 साल पहले पकड़ा था ओवर इनवॉइसिंग का। पर खेद की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला भी गया, हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट से होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने स्किप कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अदानी के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं करेंगे। ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी निर्मला सीतारमन जी के अंडर में आता है। तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्मला सीतारमन जी के ऊपर में लगता है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो है इस मामले के ऊपर में अपील किया। उनका कहना है कि हम लिंक एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। अरे भैया, ओसीसीआरपी ने जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की बॉडी है, उन्होंने तो बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करके सब निकाल लिए कि चैंग चुंग लिंग इस कंपनी के पीछे है, इस कंपनी के पीछे नासिर अली शब्बान अली है, इस कंपनी के पीछे मोहम्मद अली शब्बान अली है। तो इंडिया का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो इतना बड़ा एजेंसी है और इतनी मोटी मोटी तनख्वाह पे यहाँ ऑफिसर्स लोग काम कर रहे हैं, वो किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? उन्होंने क्यों अपील नहीं किया? ये डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है और इसके ऊपर में बहुत बड़ा सवाल उठेगा। यहाँ पे हुआ है कि अदानी ने तो जो करना था वो किया, पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है, इन्वेस्टिगेटिव इस पर आते हैं राजीव जी, इन्होंने पल्ला झाड़ दिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।